नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, किसने इसकी खोज की और क्या क्या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं थीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। तो हड़प्पा सभ्यता के जो हम जहाँ हमने इस पिछले वीडियो को छोड़ा था वहाँ से हम आगे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के घरों के बारे में। उनका घर कैसे थे। हमने पिछले वीडियो में नगर विन्यास के बारे में पढ़ा था। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे घरों के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए ये एक घर है। तो इसमें जहाँ से एंट्री थी, सपोज यहाँ से एंट्री है, तो ये एंट्री अगर एंट्री है तो यहाँ से आगे जो है एकदम से आपको आगे कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक आगे एकदम से क्या होगी, दीवार होगी। और ये दीवार 5 या 6 फुट के आसपास होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, पूरी ऊपर छोटी भी नहीं होगी। इतनी होगी कि आप एकदम से घुसे और आपको कुछ दिखाई ना दे। यहाँ पर आगे ये होगा। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको हर एक घर में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। हर एक घर में एक कुआं जरूर था। उसके बाद हर एक घर में बाथरूम और किचन भी थे। तो बाथरूम और किचन जो है यहाँ से जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी यहाँ की जो जल निकास व्यवस्था थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो जो जल निकास व्यवस्था या ड्रेनेज सिस्टम थी ये बहुत एडवांस थी हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ से यहाँ इन्होंने लोगों ने पाइपें लगा रखी थी, पाइप्स, पक्की पाइप्स लगी थी, जहाँ से ये पानी जो था बाहर जाता था और यहाँ से ये बड़ी नालियों से होता हुआ शहर से बाहर चला जाता था। तो पानी की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जैसे कि आजकल इवन की होती है कि थोड़ी सी बारिश होती है और शहरों में सारी सड़कें पानी से भर जाती थी। हैं आजकल वैसा बिल्कुल नहीं होता था। हर एक घर में कुआं था और यहाँ से ऊपर की ओर स्टेयर्स, सीढ़ियाँ भी होती थी, जिससे ये पता लगता है कि उनके जो घर थे उसमें क्या होता है, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल स्टोरीज थी। स्टोरीज के रूप में इन्होंने बना रखा था। इस तरीके से उनके घरों की व्यवस्था थी। हर एक घर में नियरली 4 से 5 जो है कमरे थे, होते थे। बीच में आंगन होता था। और ये जो आंगन होता था, ये आंगन, ये जो साइट है हमारी कालीबंग, कालीबंग जो साइट है वहाँ पर ही पक्की ईंटों से बना है। बाकी जगह हो सकता है कच्ची ईंटों से भी, लेकिन कालीबंग साइट जो है यहाँ पर पक्की ईंटों से आंगन बना था ये। तो ये तो होगी घरों की बात। तो अब घरों के बाद अगर हम बात करें कि ये लोग खाते पीते क्या थे, खाना पीना, ये जो लोग थे इनके जो दैनिक काम थे इनमें शिकार पकड़ना और मछली पकड़ना और शिकार करना, ये इनके रूटीन के काम थे, हर रोज़ के काम थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मांस का खाते थे और ये मांसाहारी थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों थे ये लोग। तो ये मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। उसके बाद अब बात करें कि ये अगर ये मांसाहारी थे, हमने बात कर ली कि मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, तो मांसाहारी थे। लेकिन शाकाहारी जो लोग होते थे वो क्या खाते थे। शाकाहारी लोग जो हुए थे, जो फसलें यूज़ करते थे, वो आज तक जो है हमने 9 फसलों को आइडेंटिफाई कर रखा है। तो 9 फसलें कौन कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें खाद्यान्न की कि खाते क्या थे, तो गेहूं और जौ, तो ये हो गई मेन फसलें। उसके बाद अगर हम बात करें जो सब्जियों में, तो मटर, मटर की खेती ये करते थे। उसके बाद मटर के बाद अगर तेल की हम बात करें, तेल कहाँ से प्राप्त करते थे, तो राई, सरसों, उसके साथ तिल, राई, सरसों और तिल की खेती करते थे और इससे तेल प्राप्त करते थे। तो ये होगी। उसके बाद एक और चीज़, मेन चीज़ जो सब हड़प्पा सभ्यता की हुई वो थी कपास, जो आसपास को भी एक्सपोर्ट की जाती थी। कपास को, क्योंकि ये यहाँ पर बहुतायत में मिलती थी। आजकल भी अगर हम गुजरात में बात करें उस साइड कपास बहुत ज़्यादा होती है। तो कपास को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था और एक्सपोर्ट करते थे, जो बाहर के लोग ले जाते थे। तो वो क्या करते थे, वो बाहर के लोग यहाँ से ले जाते, सिंधु घाटी घाटी थी तो इसलिए इसको सिंधु से रिलेट करके क्या कहा जाता, सिंडोन कहा जाता है। कपास को सिंडोन कहते थे। यही क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपरों में कि
कपास को क्या कहा जाता था, तो कपास को सिंडोन कहते थे। तो कपास का यूज़, कपास को भी उगाते थे। तो ये हो गए कितनी, 2 3 4 5 6 7, 7 हुई। उसके बाद बच हमारे पास जाती है एक तरबूज और एक खरबूजा। तरबूज और खरबूजा, ये 9 फसलों जो थी वो यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे, जो आज तक ज्ञात की हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब बात की हमने जैसे कि कपास की, तो कपास से क्या मिलेगा, हमें रुई मिलेगी। तो इसका मतलब पहनने वाले कपड़े। तो कपड़े कैसे पहनते थे, क्योंकि हमने अभी बात की कपास की, तो वो कपड़े जो थे ऊनी भी पहनते थे, सूती कपड़े भी पहनते थे और ऊनी कपड़े भी पहनते थे, क्योंकि पशुपालन भी करते थे। तो सूती कपड़े जो है वो भी पहनेंगे और पहनते थे, ऊनी कपड़े भी पहनते थे। और कपड़ों में भी क्या है, जैसे सूती कपड़े हैं तो वो भी जो गरीब लोग होंगे वो सादा कपड़े पहनते थे, और जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे, कढ़ाईदार, वो कढ़ाईदार कपड़े पहनते थे। तो वहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन थी। उसके बाद अगर ये होगी पहनावे की बात, उसके बाद बात करें अगर हम लोग आभूषणों की, गहने कैसे पहनते थे, तो आभूषण या गहने जो थे, अगर हम बात करें, क्योंकि ये सभ्यता कहाँ थी, समुद्र के किनारे थी। तो वहाँ पर समुद्र से बहुत सी चीज़ें मिलती थी, जैसे शंख मिल गया, सिप्पी मिल गई और बहुत सी चीज़ें। तो उनको यूज़ करते थे सजने संवरने के लिए। तो जो अमीर लोग थे नेचुरली बात है, जिनके पास पैसा होगा वो सोने का, चांदी का, सोने चांदी का प्रयोग करते थे। और या फिर हाथी दांत का भी प्रयोग करते थे गहनों के रूप में। कौन करते थे ये अमीर लोग करते थे। अमीर लोगों जो थे सोने चांदी हाथी दांत इनके आभूषण पहनते थे। लेकिन जो एवरेज लोग मीन्स जो न ज़्यादा अमीर थे, मध्यम वर्गीय लोग थे जो सोना चांदी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो क्या करते थे, वो इतने अमीर नहीं थे कि सोना चांदी को अफोर्ड कर सकें। तो और इतने गरीब भी नहीं थे कि मिट्टी के ही गहने पहन लें। तो मध्यम वर्गीय लोग क्या करते थे, शंख, क्योंकि शंख वहाँ पर मैंने बात की कि समुद्र के किनारे शंख हो गया या सिप्पियाँ हो गई, बहुत बहुतायत में मिलती थी। तो वो सस्ती पड़ती थी, तो वो उनको पहनते थे। और जो गरीब तबका था उसमें, वो जिनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि शंख या सिप्पी के आभूषण पहने जा सकें, तो वो क्या करते थे, वो मिट्टी को पकाते थे और पक्की मिट्टी के आभूषण पहनते थे। तो ये हो गया आभूषणों के बारे में। पक्की मिट्टी के आभूषण पहनेंगे गरीब लोग, मध्यम वर्गीय शंख या सिप्पी, और जो अमीर थे वो सोना चांदी हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। तो ये हो गया उनके रहन सहन के बारे में सब कुछ। अब हम बात करें साइट्स की, कौन कौन सी साइट खोजी गई हैं, कहाँ कहाँ खोजी गई हैं। जो मेन चीज़ें साइट हमने डिस्कस कर रखी हैं पहले, वो थी, एक थी हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको खोजा था DR साहनी ने। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप काइंडली देखें। 1921 में इसकी खोज हुई थी और ये रावी नदी के किनारे मिली थी, रावी नदी के बाएं तट पर। मैंने इसको कोरिलेट करना भी आपको बताया था कि रावी में भी वह है और बाएं में भी वह टाइप है। तो इसको आप रावी नदी के बाएं किनारे पर मिली थी। और ये है कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, पाकिस्तान में है ये। तो इसकी खासियत क्या है, जो वहाँ से चीज़ें मिली वो क्या क्या मिली, तो हड़प्पा सभ्यता से एक सींग वाले, एक ऐसे पशु की एक मोहर मिली है, जहाँ पर जिसमें एक पशु बना है और उसमें पशु को एक ही सींग है, एक शिंगी पशु, एक ही सींग है उस पशु को, ऐसी एक मोहर मिली है। साथ में गोदाम, अन्नागार और कब्रिस्तान, गोदाम की संरचना मिली है जहाँ पर अन्न वगैरह को भंडार करते थे। साथ में कब्रिस्तान, जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में कब्रिस्तान, तो हड़प्पा सभ्यता से आपने चीज़ें याद क्या क्या रखनी है, वो है, एक तो हो गया आपके पास एक सींग वाले पशु की मूर्ति मोहर मिली है, साथ में अन्नागार और कब्रिस्तान। उसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसकी खोज की थी R.D. बनर्जी ने। R.D. बनर्जी ने खोज की थी इसकी सन 1922 में। और 1922 में ये खोज हुई है। ये हुई कहाँ है, ये हुई है सिंधु नदी के किनारे। एक थी वो रावी नदी के किनारे थी और ये थी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो में भी द है, सिंधु में भी द है, और ये दाएं किनारे हुई थी, दाएं में भी द है। इस तरीके से आपको याद रखें। अब सिंधु नदी के किनारे हुई थी दाएं किनारे। अब
इसमें क्या क्या खास मिली थी मोहनजोदड़ो में? तो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है जो जिसमें 3 मुख हैं, 3 मुख वाला देवता है जिसमें। और साथ में मोहनजोदड़ो की जो खासियत थी वो थी वहाँ का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, जहाँ पर एक साइड से सीढ़ियाँ इस साइड से हैं और एक साइड से सीढ़ियाँ नीचे उतरने को इस साइड से हैं। बहुत ये जो स्नानागार था ये बहुत लंबा चौड़ा था। इसकी जो डायमेंशन थी वो कितनी थी? एक लंबाई जो थी इसकी वो कितनी थी? 11.88 मीटर, 11.88 मीटर थी। और चौड़ाई जो थी इस साइड से चौड़ाई है 7.01 मीटर, लगभग 7 मीटर। और 11-12 मीटर लगभग क्या थी लंबाई थी, 7 मीटर थी इसकी चौड़ाई। गहराई जो थी वो कितनी थी इसकी? 2.3 मीटर, लगभग 2.5 मीटर आप रखिए गहरा था। और इसकी ऐसी संभावना है कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, ऐसा इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये विशेषता है मोहनजोदड़ो की, जो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ वहाँ मिले, वो इसकी विशेषता थी मोहनजोदड़ो सभ्यता की। बाकी मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला जो याद रखने लायक है? तो मोहनजोदड़ो से एक मिली है कांस्य की मूर्ति, और वो किसकी है? नर्तकी की। ये प्रश्न कई बार आता है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली है। तो आपने इसको याद कैसे रखना है? मोहनजोदड़ो में भी ना, नर्तकी में भी ना। तो इस तरीके से इसको रिलेट करें, नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। अब उसके बाद नर्तकी के बाद मूर्ति के साथ साथ और क्या मिला? विशाल स्नानागार मिले, अन्नागार भी मिले हैं, जैसे गोदाम हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। इस मूर्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसको मूर्ति को देख पाएंगे, ये है वो मूर्ति जो डांसिंग गर्ल की मोहनजोदड़ो में मिली है। ये है सिस्टम जो हम बात कर रहे थे, जल निकास व्यवस्था की, जो यहाँ की खासियत थी। यहाँ पर देखिए पक्की ईंटों की बनी पाइप्स बनी हैं, और ये यहाँ से बड़ी नालियों में खुलती हैं, बड़ी नालियाँ आगे जो है शहर से बाहर इस पानी को ले जाती हैं। ये इस सभ्यता की विशेषता थी, जल निकास व्यवस्था इस सभ्यता की विशेषता थी, और साथ में शहरीकरण। और इसके बाद यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से ये इसको बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा जो है ये भी में सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के मिली हैं। ये एक बिना सिर का, बिना धड़ है, ना इसमें बाजू है ना इसमें टांगे हैं, ये भी वहाँ से मिला है। एक ब्लॉक कार्ड, एक मिट्टी का खिलौना बना है, हल वाला खिलौना मिला है, और ये मिला है हरियाणा से, बनावली से, हरियाणा के बनावली से ऐसा खिलौना मिला है। तो ये चीज़ें वहाँ से सभ्यता से मिली हैं। अब हम बात करें अगर, तो दोबारा हम बात करते हैं। अब बात करिए चन्नूधड़ों की। चन्नूधड़ो ये है कहाँ पर, और यहाँ की खासियत क्या क्या है? चन्नूधड़ो जो है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पे मिला है। ये वो शहर जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। तो चन्नूधड़ो और सिंधु, नाम में ही सिमिलरिटी है, चन्नूधड़ो सिंधु, चन्नूधड़ो और सिंधु, सिंधु नदी के किनारे मिला है पाकिस्तान में। और यहाँ पर की खासियत जो आपने है वो याद रखनी है, वो यहाँ पर ही है, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिला था। मनके बनाए जाते थे, मनके बनाने का कारखाना था चन्नूधड़ो में। साथ में यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन जैसे औरतें जो है काजल लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, तो वो सामान यहाँ पर उसके अवशेष मिले हैं। लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, ये अवशेष भी इस चन्नूधड़ो में मिले हैं। ऐसा माना जाता है जो लिपस्टिक है यहाँ पर जो पाई गई है उसका यहाँ पर क्या किया था? इम्पोर्ट किया था। ये बाहर से आ जाती मंगवाई जाती थी, यहाँ पर लिपस्टिक जो थी वहाँ नहीं बनाई जाती थी। तो चन्नूधड़ो को आप याद रखेंगे, चन्नूधड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है, मनके बनाने की कार्यशाला या फैक्ट्री थी, यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष मिले हैं, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया और चीज़ें। तो और लिपस्टिक जो थी वहाँ पर क्या गया थी? इम्पोर्ट की जाती थी। अब चन्नूधड़ो से आगे अगर हम मूव करें तो आती है कालीबंग। कालीबंग एक साइट है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में। राजस्थान, कालीबंग जो है राजस्थान गंगानगर में है। राजस्थान आप याद रखेंगे।
तो काली बंग का अर्थ क्या हुआ? काली मीन्स ब्लैक, बंग मीन्स बैंगल, काली चूड़ी, काली बंग मीन्स काली चूड़ी। काली बंग क्यों खास है, क्या वहाँ से मिला? तो काली बंग से अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, खिलौना का हल मिला था जो हरियाणा से मिला था, लेकिन काली बंग से क्या मिला है? पक्की मिट्टी का हल मिला है। हल मिला है और वो पक्की मिट्टी का है, बड़ा है। तो वो आपको वहाँ मिला था, कहाँ से? कालीबंग से। साथ में जोते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं, जोते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं वहाँ पर, कहाँ पर? कालीबंग में। तो कालीबंग को याद रखें, कालीबंग राजस्थान में है। और कालीबंग किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी या सरस्वती नदी इसको कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंग बसा था। हल, पक्की मिट्टी का हल, साथ में जुते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंग से मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे रंगपुर की। रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर अगर हम बात करें तो रंगपुर जो है वो गुजरात में है। ये भी समुद्र के नज़दीक जैसे है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने। तो रंगपुर में भी रंग है, रंगनाथ में भी रंग है, तो इसीलिए याद रखना आसान है। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात में रंगपुर है। और रंगपुर से क्या, किस चीज़ के अवशेष मिले हैं? धान की भूसी मिली है, और साथ में गेहूं की खेती, गेहूं की खेती और धान की भूसी के अवशेष मिले हैं रंगपुर से। रंगपुर के बाद अगर हम बात करें तो बात करें अगर रोपड़ की। रोपड़ जो है एक मेन साइट है जहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है? सतलुज नदी के किनारे बसा है रोपड़। तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है, पंजाब में है। और साथ में जो खासियत है जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो कि मानव के साथ जो दफनाते थे मानव को, इसके साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं? रोपड़ में। कि आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, रोपड़ में ऐसे साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके इसको आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रोपड़ के बाद लोथल की। लोथल जो है ये कहाँ है? ये भी गुजरात में है, और गुजरात में लोथल है। तो लोथल में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। लोथल में कहाँ क्या चीज़ मिली है? चावल के प्रमाण मिले हैं। तो चावल में भी ल है, लोथल में भी ल है, तो आसानी से इसको आप रिलेट करें। लोथल में चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं। साथ में एक और चीज़ जो है वहाँ क्या मिली है? वो मिली है हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना मिला है वहाँ पर लोथल में। एक खासियत एक ये चीज़ मिली है। और एक और चीज़, लोथल अगर आप मैप देखें तो वो क्या है? एक बंदरगाह है, मेन बंदरगाह थी उस टाइम, डॉक यार्ड था लोथल। तो ये होगी लोथल के बारे में। लोथल में एक चावल के प्रमाण मिले, चावल के प्रमाण के चावल मिले, हाथीदांत का पैमाने का मिला। एक और ये एक बहुत मेन बंदरगाह थी उसमें। तो लोथल के बारे में हो गया। उसके बाद हम बात करें, लास्ट जो साइट है वो है बनावली। बनावली जो है वो अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बात की, ये कहाँ है? हरियाणा में, हिसार हरियाणा में। और हिसार हरियाणा में जो है पाई जाती है, इस साइट मिली है। और यहाँ पर मिला क्या था? मिट्टी से बने हल का खिलौना। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, वो क्या थी? पक्की मिट्टी का हल। पक्की मिट्टी का हल पकी हुई चीज़ है, कालीबंग से रिलेट करना है आपने। तो कच्ची मिट्टी का खिलौना कहाँ मिला? बनावली हरियाणा में। तो ये होगी साइट्स के बारे में। यहाँ से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद जो चीज़ अब बच गई है वो है, एक और चीज़ बच गई है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम बात कर डिस्कस कर लें कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर थी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जो शहर था उसमें क्या थे? दो हिस्से थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। अब इसके एक्स्ट्रा क्या क्या था, मतलब, और ये भी हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम जो था, जो पूर्वी टीला था, पश्चिमी टीला उसका दुर्गीकरण किया गया था इस तरीके से। ये कॉमन सी चीज़ें थी। लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा थी वो क्या थी?
तो चन्नू जो साइट थी, अभी हमने बात की चन्नू दड़ो जो साइट थी, जो चन्नू दड़ो साइट कहाँ पर है? चन्नू दड़ो साइट जो है पाकिस्तान में है, मैंने अभी बात की, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। तो वहाँ पर कोई दुर्गीकरण नहीं था, मतलब ये चीज़ नहीं थी, सिर्फ पश्चिमी साइड और पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, और इसका कोई दुर्गीकरण कहीं नहीं था। तो ये एक एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन आप हमेशा याद रखें, क्योंकि वहाँ से चांसेस उतने एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो चन्नू में पूर्वी और पश्चिमी टीले में का कोई दुर्गीकरण नहीं था। उसके बाद दूसरा एक चीज़ और थी, जो हम कालीबंग की अभी हमने बात की, तो कालीबंग में पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी, इन दोनों का ही दुर्गीकरण कर दिया गया था। इन दोनों के बाहर भी क्या है, दीवारें थीं, इनके बाहर दोनों दीवारों थी, तो इसको फोर्टिफिकेशन कर दी गई थी इसकी। तो मतलब इन दोनों का दुर्गीकरण कर दिया गया था। तो ये कहाँ था? ये कालीबंग में था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि चन्नू में किसी भी टीले में दुर्गीकरण नहीं था, कालीबंग में दोनों ही टीलों में दुर्गीकरण कर दिया गया था। उसके बाद लोथल और जो सुरकोटड़ा एक साइट है, लोथल और सुरकोटड़ा, वहाँ पर क्या था? लोथल और सुरकोटड़ा में जो दोनों ही साइट्स थीं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, उन दोनों को एक ही दीवार से दुर्गीकरण किया गया था, एक ही दीवार से दुर्गीकरण किया गया था, पश्चिमी भाग का भी और पूर्वी भाग का भी। लोथल और सुरकोटड़ा साइट में, लोथल और सुरकोटड़ा साइट में पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों एक ही दीवार से दुर्गीकरण किया गया था। ये भी एक एक्सेप्शन थी, ये भी आपने याद रखनी है। साथ में सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा जो भी हमने बात की, सुरकोटड़ा एक और कारण से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, घोड़े के अस्थि कंकाल मिले हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, घोड़े के कंकाल मिले हैं। तो इसको हमें याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? सुरकोटड़ा में भी ड है, घोड़े में भी ड है, तो इनको आपने आपस में रिलेट करना है। सुरकोटड़ा से घोड़ा, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा से। उसके बाद हम बात करें जो धोलावीरा थी, धोलावीरा में हमने पहले भी बात की थी। धोलावीरा में दो साइट्स के अलावा एक और साइट्स थी, उसको हम मध्यमा कहते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पर 3 साइट्स, धोलावीरा में 3 साइट्स थीं। अब हम बात करें कि जो लोथल था, लोथल जो बंदरगाह है, अगर हम बात करें तो ये है लोथल, ये बंदरगाह थी, और उसको हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? लोथल साइट को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा विदेशी जितना भी ट्रेड था कॉटन का, वो होता था। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। साथ में कालीबंग जो साइट थी, वहाँ पर हर एक घर में क्या थे? कुएँ थे कालीबंग में। तो ये हो गया इस सारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब क्योंकि इस सभ्यता की अभी तक इतनी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, क्यों नहीं मिल पाई है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी अभी तक लिपि ही नहीं पढ़ी जा सकी है। इसकी जो लिपि है वो भी अभी तक कंप्लीटली नहीं पढ़ी जा सकी है। इस लिपि को हम जैसे हम यहाँ से इस साइड को लिख रहे हैं, इस लिपि को इस साइड से इस साइड को लिखते हैं, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और इस लिपि को कहा जाता है बोस्ट्रोफेडन लिपि। बोस्ट्रोफेडन जो लिपि है, मतलब दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। मैक्सिमम जो है इसमें क्या होते हैं? चित्र हैं, चित्रों की सहायता से इस लिपि को लिखा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र किस चीज़ के हैं? मछली के बने हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो चिन्ह जो है जिसका प्रयोग किया गया है वो यू आकार का है। मछली चित्र के सबसे ज़्यादा मछली के हैं, और चिन्ह जो है यू आकार का प्रयोग किया गया है इस लिपि में। साथ में इस लिपि में जो चिन्ह है वो कितने हैं? 64 चिन्ह है सारे के सारे इसमें। तो आज तक इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, कोशिशें जारी हैं। 1923 में ये सारी की सारी लिपि प्रकाश में आ गई थी, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करें।
हो सकता है कामयाबी आपको ही मिल जाए। अब बात आती है कि ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई। तो अलग अलग व्यू हैं सबके। कई कहते हैं कि इसके वहाँ पर इनको क्या हुआ, आर्यों का आक्रमण किया, आर्यों ने आक्रमण किया और जो है इसके कारण ये सभ्यता ख़त्म हो गई। ये व्हीलर स्टुअर्ट वगैरह ने, व्हीलर स्टुअर्ट, गॉर्डन चाइल्ड ने ये कहा है। कई कहते हैं कि ये क्या हुआ, सभ्यता उसमें क्योंकि नदियों के किनारे थी तो बाढ़ आई, बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता ख़त्म हो गई। कई कहते हैं कि ये महामारी फैल गई, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है तो महामारी फैली उसके कारण सभ्यता ख़त्म हो गई। कई कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सभ्यता ख़त्म हो गई। तो एग्जैक्ट कारण अभी तक भी पता नहीं लगा है। और जैसे ही इस लिपि का, ये लिपि प्रकाश में इसको पढ़ा जाएगा, इसमें कामयाबी मिलेगी। हो सकता है उसके बाद चीज़ें जो है और क्लियर हो सकें इस सभ्यता के बारे में जो आज तक हमारे लिए एक रहस्य बना है। और जैसे इसको ये लिपि प्रकाश में आएगी पूरी, इसको पढ़ा जाएगा, हमें कोई और अनजानी बातें इस सभ्यता के बारे में पता लगेंगी। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक एफर्ट इस सभ्यता के बारे में। तो उम्मीद है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।